उच्चारण स्थान। बहुत सारी बातें समझा गया था कि उच्चारण के लिए जो जिम्मेदार अंग हैं, उन जिम्मेदार अंगों में जो पहला विधाता ने अंग बनाया है, भगवान ने अंग बनाया है, वो कंठ है। जो दूसरा है वह तालु है, क्योंकि कंठ के बाद दूसरा जो हमारे उच्चारण के लिए अंग आता है वो तालु है। और तालु के निचले तालु में, तालु का भी दो भाग होता है, एक उपदस्थ होता है और एक नीचस्थ होता है। और निम्नस्थ या नीचस्थ में हमारी जिह्वा स्थित होती है। हमारा निम्न तालु का भाग चलता है, जबकि ऊपर के तालु का भाग स्थित होता है। क्योंकि जिह्वा जो होती है वह कभी तालु के मध्य भाग को, पश्च भाग को, अग्र भाग को, दंत को या होठों को संपर्क करती है, जिस कारण हमारा नीचे का तालु चलते रहता है और ऊपर का तालु स्थित होता है। तो हम ये बताए कि कंठ है, पहला अंग है, दूसरा तालु है, तीसरा जिह्वा है, चौथा दंत है और पांचवा होठ है। यह हमारी जो हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में जो पहला उच्चारण का अंग है वो कंठ है। और कंठ से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको एक समझने के लिए बहुत ही सरल और आपकी भाषा में एक ट्रिक बता रहा हूं कि सपोज दैट ये आपका, अगर ये आपका मुख है, ये आपका मुख है और यहाँ ये आपकी अंगुली है और ये आपकी अंगुली अगर मुख के अंदर इतने पे जाके टच कर जाती है, इतने पे जाके टच करती है, यानी आगे ही टच कर जाती है, तो या तो उत्तर तालु का होगा, यानी हमारा ये मुख है और हमारी जिह्वा इतने ही पे टच करती है, तो यह हमारा तालु या दंत्य होगा, तालु या दंत्य होगा। लेकिन जब जिह्वा हमारे अंदर तक चली जाती है, पूरे अंदर तक चली जाती है, तो वह उच्चारण स्थान कंठ होगा। लेकिन जब जिह्वा हमारे यहाँ पर हमारी जीभ है और जीभ के ये जीभ है, जीभ के मुड़े हुए भाग को टच करती है, तो मुड़ना को हम हिंदी में मूर्धा कहते हैं। अतः जब जिह्वा तालु के मध्य भाग को छूती है तो वह उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। यह बिल्कुल प्रयोग है और यह एक प्रैक्टिकल है। इस आधार पर मैं बातें करूं तो जो हमारा कंठ है, जिसमें लिखा गया अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह, इनमें अगर मैं चेक करूं तो पूरा यहाँ अंदर तक ले जाऊं तो मेरे पास क, ख, ग, घ, अंग, पूरी उंगली अंदर तक जा रही है। क, ख, ग, घ, अंग और ह, और आ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी उंगली अंदर तक जीभ के ऊपर घुसा के आप किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। अतः अ, आ, क, ख, ग इनका उच्चारण स्थान जो हमारा है वह क्या है? कंठ है, वह कंठ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी चर्चा हो चुकी है, ये कंठ है। ओके, और जब हमारी जिह्वा तालु के मध्य भाग में जाती है, तालु के मध्य भाग में, तो मूर्धन्य होता है और यहाँ तक छू जाती है, आगे ही छूती है, तो दंत या तालु होगा। अब मैटर है कि दंत और तालु को कैसे चेक करेंगे, तो आप आराम से च, छ, ज, और इस तरह एक और तरीका है कि आप कवर्ग, ये कवर्ग के वर्ण हैं, ये जो आगे हैं ये यहाँ से यहाँ तक च, छ, ज, झ और इया, ये हमारे चवर्ग के वर्ण हैं। जबकि ट, ठ, ड, ढ और अण ये टवर्ग के वर्ण हैं। और यहाँ से त, थ, द, ध और न ये तवर्ग का वर्ण है। जबकि प, फ, ब, भ और म ये हमारा पवर्ग का वर्ण है। देख रहे हो ना, ये 5 वर्ग हो गए। पहला ये वर्ग जो हुआ, ये हुआ कवर्ग का, कवर्ग है। दूसरा जो वर्ग है, वो जो दूसरा वर्ग वो च वर्ग है। जो तीसरा वर्ग है वो हमारा ट वर्ग है। और जो तीसरा वर्ग है वो हमारा त वर्ग है, हमारा वो त वर्ग है, त वर्ग। और जो हमारा चौथा वर्ग है, वो 5वां वर्ग, वो प वर्ग है। ये 5 वर्ग और ये 5 हमारे बोलने का क्रम है, बोलने का उच्चारण स्थान है। इस आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हो। या एक ट्रिक ये है कि अंगुली डाल के चेक कर सकते हो। ये चेक करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब आप ह की बात करोगे, जब आप य की बात करोगे, तो यह जब बोलते हो, आप जहां भी हो प्रैक्टिकल करके देख लो, या तो आगे ही उंगली टच कर जा रही है। जब उंगली आगे टच करेगी तो वो तालु है। जब उंगली बीच में जाएगी, जैसे मैं अगर षटकोण बोलूं, षटकोण, तो उंगली इतनी चली गई, वो मूर्धन्य स है, वो मूर्धा है। लेकिन जब मैं समय बोलता हूं, समय, तो हमारी जीभ आगे ही टच कर जाती है। जब मैं सल्यम बोलता हूं, सल्यम, तो जीभ आगे ही है।
अब उस समय आराम से आंख बंद करके सोच लेना कि जब सलजम बोल रहे हो तो जीभ ऊपर जा रही है और समय बोल रहे हो तो जीभ नीचे है। जब जीभ नीचे रहे तो उसका उच्चारण स्थान दंत है, और जब जीभ ऊपर जाती है तो उसका उच्चारण स्थान तालु है। इस आधार पर जब यह बोलते हो या तो आगे है, फिर एक बार आंख बंद करके चेक कर लो, या ऊपर तालु में मार रही है, अतः इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जब आप ई की बात करते हो तो ई इसमें भी हमारी जीभ आगे है। जब 3-4 बार ई बोलोगे, ई ऊपर वाले तालु में सरसराहट होगा। मैंने कहा ना, जब ऊपर जिह्वा टच करेगी तो वो तालु है, अतः ई का उच्चारण स्थान भी तालव्य या तालु है। जब आप तालव्य श की बात करोगे, मैंने इससे बने हुए शब्द सलजम का उदाहरण दिया, शेष का उदाहरण तो दे रहा हूं, इनको बोलोगे तो जीभ हमारी आगे की तरफ टच करेगी, अतः ई तालव्य स और च वर्ग का उच्चारण स्थान तथा य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अगला मैं बात करूं तो यहां पर हमारा मूर्धन्य है, जहां जीभ हमारे मूर्धा भाग को, किसके मूर्धा भाग को? तालु के मध्य भाग को मुड़ करके छूती है, अतः इसका नाम मूर्धा और इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य कहलाया। जब ये बात आप देखोगे तो आप जहां भी वो प्रैक्टिकल कर लो, आप जब ट ठ ड ढ ण बोलते हो तो जीभ पूरी की पूरी अंदर घुस जाती है। अभी देखो, इसको समझो, ये बातें स्नेहा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो उच्चारण स्थान में बता रहा हूं, ये हमें बताओ। कंठ, तालव्य और मूर्धन्य तक मेरी कहानी गई है। अब यदि मैं दंत की बात करूं तो चूंकि भगवान ने चौथा अंग हमारा दांत बनाया, दंत बनाया, अतः जो चौथा वर्ग त वर्ग का है उनका उच्चारण स्थान दंत है, जिसके अंदर त, थ, द, ध और न आता है, अतः इनका उच्चारण स्थान दंत है। जब ल को बोलते हो ल तो जीभ आगे है, तो चेक कर लो नीचे कि ऊपर है। इससे बना हुआ एक शब्द ले लो। जब तुमने कहा लल्लन, लट्टू, लाल, तो हमारी जीभ जो है वो नीचे दांत को छू रही है, अतः ल का उच्चारण स्थान भी दंत है। जब आप दंत श की बात करते हो तो इससे बना हुआ एक शब्द ले लो, समय, कोई भी शब्द ले लो। मैं यहाँ कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप शब्द ले लेना, यही इससे शुरू होना चाहिए वो शब्द, या अगर बीच में रखोगे तो वहां आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। यदि आपने समय लिया तो समय में आपके दांत में सरसराहट हो रही है, इसलिए वह दंत श है। और सीयूईटी के सिलेबस में वर्तनी भी है, और तीनों स में डिफरेंस तभी आप पैदा कर पाओगे जब आप उच्चारण स्थान क्लियर रखोगे। जब वो दंत श होगा तो वहां पर जिह्वा जो है वो हमारे दांत को टच करेगी। जब हमारा मूर्धन्य स होगा, जिसे आप लोग ये बोलते हो बड़ा स, यह जब होगा तो हमारी जिह्वा तालु के मध्य भाग को छुएगी और इसके उच्चारण में उंगली इतनी तक एंट्री कर जाएगी मुख के अंदर। जब सलजम स, ये वाला स होगा तो हमारी जिह्वा आगे ही रहेगी और शब्द के उच्चारण में हमारा ऊपर तालु टच करेगा। जबकि समय यानी हम ये दंत श ले लें तो दंत स इसे कहा गया, इसलिए इसका नाम दंत स है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसका नाम तालव्य स है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, और इसका नाम मूर्धन्य स है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ओके, तो हमारे उच्चारण स्थान थे। और अब आते हैं, हम जब आगे बढ़ जाएं और दंत के बाद ओष्ठ की बात करते हैं तो होठों से किया जाता है। इसमें जीभ होठ को टच करता है, जिसमें हमारा पवर्ग का, और स्नेहा आपने कहा यस सर क्लियर है, तो यस सर क्लियर है, अच्छी बात है। तो पवर्ग के वर्ण हैं प, फ, ब, भ और म, इसलिए पांचवा अंग उच्चारण स्थान का ओष्ठ है। और उ भी इसी के अंदर आता है। उ में भी होठ हमारे विकृत होते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसके बाद हमारा जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, वह कहलाता है अनुनासिक। और अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, मुख और नाक दोनों से होता है, इसलिए ये अनुनासिक कहलाते हैं। और यहाँ लिखा जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। केवल अगर नासिका से किया जाएगा तो उसे नासिक्य कहेंगे, और यहाँ मुख और नाक दोनों से किया जाता है, अतः इसे अनुनासिक कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का
पंचमाक्षर तथा संयुक्ताक्षर में ज्ञ इसका उदाहरण है और अनुस्वार इसका उदाहरण है। अतः अंग, इयन, ये चवर्ग का है, ये कवर्ग का है, ये टवर्ग का पंचमाक्षर, ये तवर्ग का और ये पवर्ग का और ये अनुस्वार है। चंद्र बिंदु, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। ये बातें मैं आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये था हमारा उच्चारण स्थान। इसके साथ ही ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है स, ये जो हमारा स लिखा है, थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है और ये स नहीं है बल्कि ये अक्ष है, क्षत्रिय छ है, ये क्षत्रिय छ है, अक्ष है, अक्ष क्षत्रिय छ, जो दो वर्णों से मिलके बना क और मूर्धन्य स से, क और मूर्धन्य स से। चूंकि क का उच्चारण स्थान कंठ है और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः अक्ष का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धन्य है। ये आप समझ रहे हो ना, अक्ष कैसे बना, क और मूर्धन्य स से संयुक्ताक्षर है और क का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः अक्ष का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धन्य है। जब आप यहाँ पर त्र की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, त्र की बात करते हो, ये अक्ष है, ये अक्ष और ये यहाँ पर त्र है। जब त्र की बात करते हो तो ये त और र से मिलके बना और त का उच्चारण स्थान दंत और र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, अतः त्र का उच्चारण स्थान दंत मूर्धन्य है। जब आप स्र की बात करते हो तो तालव्य स और र है और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालव्य और र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, अतः स्र का उच्चारण स्थान तालव्य मूर्धन्य है। संयुक्ताक्षर जिन दो वर्णों से मिलकर बने हैं और जो उन दो वर्णों का उच्चारण स्थान है, उन्हीं को मिलाकर उन संयुक्त अक्षरों का भी उच्चारण स्थान है। क्लियर कट। तो हमने ये चर्चा की उच्चारण स्थान की और मुझे भरोसा है इसके अतिरिक्त चूंकि इसमें कुछ और चर्चाएं रिटन में नहीं है तो मैं रिटन में चर्चा यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यदि मैं ए का उच्चारण स्थान की बात करूं तो ए जो है वो अ और ई से बना है। जब मैं ए की बात करूं तो वो अ और ए से बना है। चूंकि अ और ई से बनने के कारण अ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य है, तालव्य। इसलिए ये जो हमारा उच्चारण स्थान ए का है वो कंठ तालव्य है। आय में भी अ है और ए को तोड़ोगे तो अधन ई होगा। जब पूरा कर लोगे तो ये हो जाएगा आधन ई, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, अतः हमारा इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हुआ। कैसे हुआ ये मैंने आपको समझाया। जब हम बात ओ की करेंगे तो ओ जो है वो अ और उ से बना है और अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः जो हमारा शब्द बनेगा वह शब्द कंठोस्य या कंठोस्य बनेगा। ये हमारी इसकी संधि होगी, कंठोस्य या कंठोस्य बनेगा, ये इसकी संधि होगी। इसके बाद यदि मैं अ की बात करूं तो अ धन ओ से बनेगा और यदि मैं ओ को और तोड़ूं तो ये हो जाएगा अधन उ, और अ मिलके आ हो जाएंगे और ये उ हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हुआ, अतः ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठोस्य या कंठोस्य हुआ। क्लियर कट। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको तोड़ के बताया। जबकि अंग का उच्चारण स्थान, अंग का उच्चारण स्थान आप शुरू में ही देख चुके हो, अनुनासिक है और अह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ये हमने स्वर और व्यंजनों सबके उच्चारण स्थान की चर्चा आपके साथ मैंने किया। अब हम अगले टॉपिक की बात इसमें करेंगे। प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर वर्णों का प्रकार क्या होता है। जब मैं कहूं कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों का क्या स्वरूप होता है तो प्राण का अर्थ आप जानते हो कि यदि मेरे अंदर प्राण है तो इस बात का प्रमाण है हवा का आगमन और निगमन, वायु का आगमन और निगमन। आप जानते हो अल्प माने कम होता है और महा माने ज्यादा होता है, अतः जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अपेक्षाकृत अल्प निकलती है
कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें अपेक्षाकृत वायु ज्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। और प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हुआ तो ये अल्प प्राण और महाप्राण में विभक्त हुए। अब कहा अल्प प्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत वायु मुख से कम निकलती है, इनमें हकार ध्वनि नहीं पाया जाएगा, हकार ध्वनि नहीं पाया जाएगा। ये बात जो है बड़ी लॉजिकल चीज है, इनमें हकार ध्वनि नहीं पाया जाएगा। मतलब कि अगर आप अंग्रेजी में के लिखते हो के एच, जी लिखते हो घ का जी एच और ये एन होता है, ऐसे ही सी एच और यच जोड़ देते हो तो छ, जे और यच जोड़ देते हो तो झ और ये एन होता है। टी यच जोड़ देते हो तो ठ, डी से द और ड और यच जोड़ते हो तो ढ और ये एन। फिर वैसे ही टी से त और यच जोड़ते हो तो टी एच थ और डी जोड़ते हो तो द और डी एच थ और यन से न। वैसे ही पी से प यच जोड़ देते हो फ, बी से ब यच जोड़ देते हो भ और यम। यच को ही हकार ध्वनि कहते हैं, हकार ध्वनि। और 52 वर्णों में सबसे ज्यादा जो वायु निकलती है वो ह में निकलती है। तो जिन वर्णों में अगर ह जुड़ जाएगा, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में वायु की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ध्वनि बिना वायु के प्रवाहित नहीं हो सकती। और जब आप ह जोड़ोगे, यच जोड़ोगे तो उसमें ध्वनि बढ़ जाएगी, उसमें प्राणत्व तो बढ़ जाएगा। यानी जिन वर्णों का अंग्रेजी में यच जुड़ने से निर्माण होता है वो महाप्राण कहलाते हैं, और जिनका यच वर्णों के जुड़ने से निर्माण नहीं होता वो अल्प प्राण कहलाते हैं। यही कारण है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ये ट्रिक बड़ी काम की चीज है कि आप जब यच जोड़ोगे तो महाप्राण और यच हटा दोगे तो अल्प प्राण होगा। इस आधार पर मैं यहाँ कहूं तो देख रहे हो ना, क में यच नहीं है, ग में यच नहीं है और अंग में भी यच नहीं है। अर्थात वैसे ही च में यदि ज में कहूं तो यच नहीं है और य में यच नहीं है, ट में यच नहीं है, ड में यच नहीं है, अ में यच नहीं है, त में यच नहीं है, द में यच नहीं है, न में यच नहीं है, प में यच नहीं है, ब में यच नहीं है और म में यच नहीं है। वैसे ही य में यच नहीं है, र में यच नहीं है, ल में यच नहीं है, व में यच नहीं है। और यदि मैं बात करूं तो श स स में यच है, ह में खुद यच है। तो ये सभी के सभी मैंने क्या लिखा, अल्प प्राण लिखा। इस आधार पर एक बात निकल के आती है कि प्रत्येक वर्ग का ये कौन सा वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का यदि मैं देखूं तो पहला है, तीसरा है और पांचवा है, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये वर्ग के वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है जी, अल्प प्राण है, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। जबकि महाप्राण की बात करूं तो क्या इसमें से बचा, इसमें ख बचा, घ बचा, जिनमें यच शामिल है। अगर इनकी बात करूं तो इन चवर्ग में छ बचा और झ बचा, टवर्ग की बात करूं तो ठ बचा, ढ बचा, अगर तवर्ग की बात करूं तो थ बचा और ध बचा, और प वर्ग की बात करूं तो फ बचा और प, फ, ब और भ बचा। और ये क्या कहलाए, महाप्राण कहलाए। और तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सभी के सभी महाप्राण है, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत वायु मुख से ज्यादा निकलती है तथा इनमें हकार ध्वनि ब्रैकेट का यच पाया जाता है। याद रखना, ये ट्रिक है कि अंग्रेजी का यच पाया जाएगा। ये प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था। अब मैटर आया कि क्या सर प्राणत्व के आधार पर हम संयुक्ताक्षरों या स्वरों की बात कर सकते हैं? तो नहीं सर, कभी आप बात नहीं कर सकते। संयुक्ताक्षर तथा स्वर प्राणत्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए जाते। याद रखना स्नेहा कि संयुक्ताक्षर अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र बेटा तथा जितने भी स्वर हैं वो न अल्प प्राण है न महाप्राण है, उनका प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण नहीं होता। क्लियर कट, न संयुक्ताक्षर और स्वरों का प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता, लेकिन घोषत्व के आधार पर
उनका वर्गीकरण होगा। और हम आते हैं घोषत्व की चर्चा करते हैं, और घोषत्व को हम देखें तो हमारे पास टॉपिक आया, और घोषत्व में क्या कहा कि यह भी दो प्रकार का होता है। क्या बोला? अघोष और सघोष। घोष, इन दोनों में जो कॉमन सेगमेंट है वो घोष है। और यहाँ एक शब्द मैं और लिख रहा हूं, घोषणा, घोषणा। और घोषणा में भी मूल शब्द घोष है। और घोष जब हम करते हैं, घोषणा करते हैं, तो हमारी आवाज तेज होती है। और स्वर तंत्रियां, यहाँ पर ये स्वर तंत्रियां विद्यमान हैं और इनमें झंकार होता है। जब आप गले पर हाथ रखोगे तो बड़ी तीव्र गति से झंकार होगा। और अ का मतलब नहीं होता है, अ का अर्थ नकारात्मक होता है, और स का मतलब साथ में होता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में घोष ध्वनि होती है वे सघोष हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में घोष ध्वनि नहीं होती वे अघोष हैं। और घोष का मतलब स्वर तंत्रियों में उत्पन्न झंकार से है। अतः जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत झंकार बहुत कम होता है वो अघोष हैं, और जिनमें अपेक्षाकृत झंकार ज्यादा होता है वो सघोष हैं। यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया कि इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत झंकार कम होता है, ये अघोष है। और वर्णों का इसमें जो अघोष है, याद रखना, वो 12 है। यानी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। यानी यदि मैं कहूं तो क वर्ग से क और ख, च वर्ग से च और छ, ट वर्ग से ट और ठ, त वर्ग से त और थ, और द वर्ग से ये प वर्ग से प और फ, ये हमारे हो गए अघोष। इसके सिवाय आप याद रखना कि य, र, ल और व, यदि वो अल्प प्राण है तो वो सघोष है, जबकि तीनों के तीनों स हमारे क्या हैं? अघोष है, जो यहाँ पर लिखा गया। यानी अघोष की ये सीरीज हो गई, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये हमारे अघोष का सीरीज है। अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों स आएंगे, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स आएंगे। जबकि यदि मैं सघोष की बात करूं तो सघोष में इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत झंकार ज्यादा होता है। तो जो पहला और दूसरा के अतिरिक्त वर्ग के वर्ण बचे 3, 4 और 5, तीसरा, चौथा और पांचवा जो यहाँ ट्रिक लिखा गया 345 सघोष है। यानी आप वर्ग के वर्ण की बात करोगे तो क वर्ग में ग, घ, अंग, और च वर्ग में हमारा च वर्ग में तीसरा वर्ण क्या हुआ? च, छ के बाद ज, झ और इय, और ट वर्ग में ट नहीं है, ट तो अघोष है, ट ठ के बाद ड, ढ और अण, तथा त वर्ग में त थ को छोड़ के द, ध और न, और प वर्ग में प फ को छोड़ के ब, भ और म, जबकि य, र, ल, व ये सघोष हैं, अंतःस्थ सघोष हैं। तथा याद रखना ह भी सघोष ध्वनि है, ह भी सघोष ध्वनि है। तो ये एक बात याद रखनी है, सघोष जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत वायु ज्यादा, झंकार ज्यादा होती है, वायु नहीं झंकार ज्यादा होती है। इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य, र, ल और व ये हमारे क्या है जी? सघोष हैं, तथा ह भी सघोष है, जबकि तीनों स अघोष और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष है। यहाँ पुनः मैटर आता है कि हमारे जितने संयुक्त अक्षर हैं उनको हम किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते। हमारे सभी के सभी संयुक्ताक्षर घोषत्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए जाते, जबकि सभी के सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सभी के सभी स्वर सघोष हैं, लेकिन हमारे संयुक्ताक्षर ये हमारे न प्राणत्व के आधार पर विभक्त होते हैं, न ही घोषत्व के आधार पर, जबकि सभी के सभी स्वर सघोष हैं। याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है इनमें से सघोष वर्ण कौन है, तो उसका उत्तर स्वर हो सकता है, जबकि वह प्राणत्व के आधार पर नहीं विभक्त होता। अब हम अगले सेगमेंट की बात करें, और अगले सेगमेंट में यदि मैं बात करूं तो आप देखो क्या हेडिंग बनी हुई है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों का, स्वरों का वर्गीकरण। मूल रूप से ये वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर ही होते हैं।
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 स्वरूप होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है और वो इतना कम लगता है कि वो दीर्घ का आधा होता है तो वो ह्रस्व स्वर हैं, और जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हैं। परंतु जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 1.5 गुना ज्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर हैं। इस आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों के 3 स्वरूप की चर्चा हुई, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, जिनको यहाँ रिटन सेक्शन में लिखा गया। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक कहते हैं, ये द्विमात्रिक नहीं है। दीर्घ स्वर हमारे द्विमात्रिक हैं या इन्हें मूल स्वर पीछे भी चर्चा हो गई है, और वो कौन कौन है? अ है, ई है, उ है और री है। ये हमारे ह्रस्व स्वर मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर हैं। और हिंदी वर्णमाला में इन ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। इनके विषय में एक दिमाग में रखना, यहीं पे यही बताया गया कि ये अ, ई, उ और री हैं, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर हिंदी व्याकरण में इनका 7 दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, जिनमें ये तीनों मूल दीर्घ हैं और ये संधि दीर्घ हैं। यहाँ इनका कैसे इनका निर्माण होता है ये मैंने आपको समझाया कि आ का निर्माण अ और अ से होता है, ई का निर्माण ई और ई से होता है, उ का निर्माण उ और उ से होता है, ए का निर्माण अ और ई से होता है, ओ का निर्माण अ और उ से होता है, और ओ का निर्माण और अ का निर्माण अ और अ से होता है। यहाँ एग्जाम्पल्स भी देकर के समझाए गए, और ये बातें संधि में आपसे निश्चित रूप से टकराएंगी, संधि में ये चीजें आएंगी। अतः इन वर्णों का जो उच्चारण हुआ, इन वर्णों का जो निर्माण हुआ, उसको आप समझ गए। यहाँ पर मैं यहाँ एक डाल दे रहा हूं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो तीसरा स्वर होता है उसका नाम प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर है। मैं यहाँ पर जरा चेक कर लेता हूं कि आगे की स्लाइड में है वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर है, देखो यहाँ पर है। और प्लुत स्वर यहाँ पर बताया गया है कि प्लुत स्वर होता क्या है। प्लुत स्वर क्या है कि मूलतः कोई भी स्वर प्लुत स्वर नहीं होता, लेकिन जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में लगने वाले समय का 3 गुना समय लगता है तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। स्वर के प्लुत रूप को व्यक्त करने के लिए उसके साथ हिंदी का 3, ये हिंदी का 3 है, लगा दिया जाता है। और प्लुत में और दीर्घ में एक रिलेशन होता है कि यह दीर्घ से कौन? प्लुत के विषय में यह दीर्घ से 1.5 गुना ज्यादा समय लेता है। 1.5 गुना ज्यादा समय लेता है। 1.5 गुना ज्यादा समय लेता है। ये याद रखना, ये 1.5 गुना ज्यादा समय लेता है। कौन? प्लुत स्वर। कौन? प्लुत स्वर। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ओम, यहाँ हिंदी का ये 3 है, तो किसी भी स्वर के बाद हिंदी का 3 लिखा जाना उसमें प्लुत स्वर का निर्माण कहलाता है। यदि मैंने लिखा रा और इस पर 3 मारा और म, तो ये राम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये राम पढ़ा जाएगा। ये ओम नहीं पढ़ा जाएगा, ये ओम पढ़ा जाएगा। और जितने भी महात्मा योगाचार्य हैं वो ओम का उच्चारण ओम नहीं करते, ओम। तो आपने ओ से 3 गुना ज्यादा समय, ओ से 1.5 गुना ज्यादा समय, क्योंकि ये दीर्घ वर्ण है। और ये चूंकि आपने 3 इसलिए लिखाया क्योंकि अ का उच्चारण अ 2 वर्णों से मिलकर बना, अ और उ से ओ बना। इसके बाद मैंने 3 लिखा और तब मैंने म लिखा, ये उ का 3 गुना है। यानी प्लुत स्वर ह्रस्व का 3 गुना और दीर्घ का 1.5 गुना अपने उच्चारण में ज्यादा समय लेता है, जबकि दीर्घ वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना ज्यादा समय लगता है, और ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में दीर्घ से कितना? आधा समय लगता है। यह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। इसके बाद हमारे स्वरों का जो CUET के लेवल पर और कुछ बातें रह जाती हैं, उसको यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में नोट किया गया है।
और आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या जी, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण ह को कहते हैं। ह काकल्य वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण काकमूला से होता है और इसमें पूरी की पूरी उंगली आपके अंदर चली जाएगी और ये काकमूला से ह का उच्चारण होता है। जबकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काकल्य वर्ण याद रखना ह को कहते हैं, क्वेश्चन बना सकता है। और हम पहले भी बताए हैं कि शहीद वर्ण अ को कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक व्यंजन में जाकर अपने अस्तित्व को लुप्त कर देता है। कौन? अ। और प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या पाया जाता है? अ पाया जाता है। अतः अ को शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है। जबकि हमारा लुंठित वर्ण र कहलाता है क्योंकि इसमें जिह्वा पूरी की पूरी मुड़ जाती है, लुंठ जाती है, लुंठा जाती है। अतः इस वर्ण का नाम लुंठित वर्ण है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ड और ढ है। उच्छिप्त या हमारा द्विगुण व्यंजन ड या ढ है। याद रखना, कल पूछता है कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो उत्तर मारना होगा ड या ढ। यदि मैं दंतमूल की बात करूं तो वे दो हैं, ल और व। इनमें भी इनके दो स्वरूप हैं। जो ल है वो प्रथम दंतमूल है और वह जो है वो द्वितीय दंतमूल है। और वह एक अकेला वर्ण है जिसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। दंतोष्ठ यह अकेला वर्ण है, वह जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दांत और होठ दोनों ही चाहिए वह के उच्चारण के लिए, अन्यथा इसका उच्चारण स्थान नहीं क्लियर होगा, उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो हमारा प्रथम दंतमूल ल है और द्वितीय दंतमूल वह है। जबकि हम अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर में य और व आते हैं, य और व। इसीलिए इन दो व्यंजनों का प्रयोग आप स्वर संधि में करते हो और वे दो स्वर संधियां विकार पैदा करती हैं, यण और अयादि का। अगर य और व अगर अर्ध स्वर नहीं होते तो यण और अयादि, जबकि स्वर की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, जबकि विकार भी स्वर का ही पैदा होना चाहिए। परंतु आप दो स्वरों के मिलने से जब विकार पैदा करते हो यण में, तो वह निर्माण होता है य और व का, और अयादि में आय आय अव और आव का निर्माण होता है, जो ये सिद्ध करता है कि य और व जन्म तो लिए व्यंजन परिवार में, लेकिन ये जरूरत पड़े तो स्वर का भी काम कर सकते हैं। अतः इन्हें अर्ध स्वर के नाम से जाना गया और अर्ध स्वरों की संख्या दो है, य और व। जब आप प्रकंपित वर्ग की बात करते हो, इनमें कंपन होता है, तो वे दो हैं, ल और र। और एक एक नंबर का ये क्वेश्चन था कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो वो है। अगर बोलता है लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आपने देखा वो र है। यदि द्विगुण या क्षिप्त व्यंजन की बात करता है तो वो ड और ढ है। अगर वो अर्धस्वर की बात करता है तो य और वह है। अगर वो प्रकंपित वर्ण की बात करता है तो आपने देखा ल और र है। तो ये बातें हमने आपको पूरी की पूरी डिटेल की, महत्वपूर्ण बिंदु की भी बात मैंने किया, और हमने वर्ण व्यवस्था के प्रत्येक सेगमेंट की चर्चा आपसे कर दिया। मैं पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था या जिसे ध्वनि कहते हैं, इसकी एक संपूर्ण चर्चा आपके साथ मैंने की।